नहीं, हाथ धोने का भी एक बेनिफिट है, यू डोंट कंफ्यूज पीपल. ओके, सो दोज हु रियली वांट द चैप्टर टू बी रिवाइज्ड, आप प्लीज एक काम कीजिए, आप कॉपी निकालिए और एक पेन निकालिए और लिखिए, नहीं तो फिर सब हवा हवाई हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मतलब याद रहेगा. सो आप लिख लीजिए प्लीज, सब लोग ही लिख लीजिए, आप भी लिखिए. आर्यन, दीप्ति, दिव्या, कशिश, निखिल, प्रिया, ऋषभ, सब लिखिए. साहिल आप भी, शुभम, कुछ कुछ तो लिखिएगा. आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट एवरी सेंटेंस एवरी लाइन, कुछ कुछ लिख लीजिएगा. ओके, सो डोवर बीच is a very big chapter, so it will take time, but I'll try to make it as short as possible. और वैसे भी यहाँ 6-5 जन पढ़ा ही नहीं है, तो it will take larger amount of time. खैर, सबसे पहला पॉइंट कि डोवर बीच इज अ रियल प्लेस. इट्स ए मतलब ओरिजिनल प्लेस, इट्स ए ऑथेंटिक प्लेस है. आप गूगल मैप में इसको सर्च कर सकते हैं. तो ये कहाँ है? ये इंग्लैंड के सी बीच में है. इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड के सामने फ्रांस है, उसके बीच में जो ओशन है, इंग्लिश चैनल उसका नाम है, वहां पे ये डोवर बीच है. सो पॉइंट नंबर 1, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इट डाउन, दैट डोवर बीच इज अ रियल प्लेस. इट इज द बीच ऑफ इंग्लैंड, connected at the seashore of English Channel, which from that beach on the opposite side is France. फिर से बोल रहे हैं, डोवर बीच एक सच्चा मतलब जगह है. इट्स नॉट एन इमेजिनरी प्लेस और फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन. इट्स अ रियल प्लेस. इट इज इन इंग्लैंड, एट द शोर ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड के जैसे यहाँ डीगा है, मंदारमनी है, गोवा है, वैसे इंग्लैंड में एक फेमस बीच है डोवर बीच. तो उस इलाके का नाम है डोवर बीच, मतलब समुद्र का किनारा. सो डोवर बीच is a place called Dover in England. It is at the sea called English Channel. English or Channel, उस उसका नाम है English Channel. And it connects the sea connects you to France. So France और इंग्लैंड के बीच में एक ओशन है, सी है, उसका नाम है इंग्लिश चैनल. और उस इंग्लिश चैनल के पास ये जगह, उसका नाम है डोवर बीच. ओके, सो ये पॉइंट नंबर 1 था कि इट्स अ रियल प्लेस, इट्स इन इंग्लैंड, आउट एट द सी शोर ऑफ डोवर. ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 के इन दिस पोएम poet Matthew Arnold has gone with his wife to this place for a kind of honeymoon. मतलब ये मैथ्यू अर्नल्ड इस पोएट जो है, इस पोएम का पोएट जो है, ये अपनी वाइफ के साथ यहाँ हनीमून मनाने घूमने गया, रोमांटिक जर्नी पे गया. सो इट्स ए रियल place where two real people have visited. So Matthew Arnold along with his wife has gone there on for a honeymoon. Point number 2. Point number 1, ये इंग्लैंड के एक जगह है डोवर, वहाँ एक समुद्र है, उसके सामने एक फ्रांस है. पॉइंट नंबर 2, मैथ्यू अर्नल्ड अपने वाइफ के साथ यहाँ हनीमून पे गया. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, मतलब पॉइंट हम ऐसे बना बना के बोल रहे, कोई नंबर नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स द काइंड ऑफ द पोएम, मतलब पोएम का जो तरीका है, इसको टेक्निक है, इसका नाम है, मतलब हर पोएम का तो एक टेक्निक होता है, कोई सोनेट होता है, कोई कुछ होता है, कोई लिरिकल पोएम होता है. सो दिस इज ड्रामेटिक मोनोलॉग. लिख लीजिए प्लीज. पॉइंट नंबर 3, दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. DRAMATIC, ड्रामेटिक मोनोलॉग, MONOLOGUE. The kind of the poem is dramatic monologue. लिख लीजिए प्लीज. थर्ड पॉइंट इज इस टाइप ऑफ पोएम को बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग. तीसरा पॉइंट है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि हाउ डोवर बीच इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, लॉन्ग क्वेश्चन में. तो आप क्या लिखिएगा? आपको नाम ही नहीं पता होगा तो आप लिखिएगा क्या? सो यू नीड टू नो इन डिटेल्स अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग. सो तीसरा पॉइंट है ड्रामेटिक मोनोलॉग. कोई बता सकता है ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है?
कोई हम पूछ रहे हैं, कोई बता सकता है ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? Sir, this So dramatic monologue, as I said, told you, is a kind of poem in which there is one speaker, there are silent listeners. The speaker and poet, they are different. Dramatic monologue is spoken in an informal language, a conversational language. Dramatic monologue is addressed to the person. In dramatic monologue, the speaker speaks, but the listener does not speak at all. In dramatic monologue, the speaker speaks, but the listener does not speak at all. But the absence of the the presence of the listener is felt. बार बोला जाएगा, इधर देखो, ध्यान दो, तो पता चल जाएगा कि कोई सुन रहा है. So dramatic in a dramatic monologue, the listener who does not speak, but his presence is felt. ड्रामेटिक मोनोलॉग में सुनने वाला ये वाली कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन उनका होना समझ में आता है. Their absence is felt. It is a conversational language. It is always written in a conversational language. There is no starting, ending. It directly starts from a big middle point, and it is always spoken at a very intentionally dramatic movement of the speaker's life. It is never spoken on a ordinary time. Okay. So this was the point number 3. Next point that you need to know is that dramatic monologue has lots of historical references. ड्रामेटिक मोनोलॉग में बहुत सारा हिस्टोरिकल रेफरेंस है, जैसे सफोक्लिस का रेफरेंस है यहाँ. सो उसको लिटरेचर के लैंग्वेज में बोलते हैं एल्यूशन. ए डबल ई आई नहीं, वो दूसरा हो जाता है, हम ए बोल रहे हैं. ए डबल एल यू एस आई ओ एन. एल्यूशन मीन्स हिस्टोरिकल रेफरेंस टू सम अदर बुक और मूवी और प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, हम एक किताब लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसमें हम एग्जाम्पल दे दुर्योधन का. तो दुर्योधन इज अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर. सो दिस रेफरेंस इज कॉल्ड एल्यूशन. ए डबल एल यू एस आई ओ एन. एल्यूशन मतलब एक बुक में, एक स्टोरी में, एक मूवी में किसी और बुक का रेफरेंस देना, उसको एल्यूशन बोलते हैं. ए डबल एल यू एस आई ओ एन. So in this poem, there are allusions to Greek mythology of Sophocles and the Greek horse, Spartans and Troy. So इस कहानी में allusion है. ALLUIOSIN. Allusion मतलब किसी और ही लिटरेचर से रेफरेंस लेना, उसका नाम लेना, उसका उससे लिंक करने को एल्यूशन बोलते हैं. तो डोवर बीच में एल्यूशन है ग्रीक माइथोलॉजी से. ग्रीक माइथोलॉजी से इसका रेफरेंस है. जैसे और सोफोक्लस से है, और ट्रोजन हॉर्स से है. ट्रोजन हॉर्स तो उसमें भी है, मनी हाइस्ट में भी ट्रोजन हॉर्स का नाम है. खैर, so there is an allusion, there are 2-3 allusions related to Greek mythology, like Sophocles, like Aegean ocean, so on and so forth. ठीक है, तो ये है चौथा पॉइंट कि इसमें बहुत सारा हिस्टोरिकल रेफरेंस, लिटरेचर का रेफरेंस है. ग्रीक माइथोलॉजी का रेफरेंस है, सोफोक्लेस का, एजियन सी का, ट्रोजन हॉर्स का, वो सब का रेफरेंस है. सो ये है चौथा पॉइंट. तीसरा पॉइंट था काइंड ऑफ द पोएम, दैट वाज क्या उसको बोलते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग. फोर्थ इज दैट दिस पोएम इज related to, or there's a reference to Greek mythology. So ये हुआ next point. Next point that you need to remember is कि this poem is though addressed to his own wife, Matthew, or I mean a speaker's own wife, but it is talking about society. It is talking about the socio-economic, cultural, religious environment of England of that time. Now, next point in short, जो ऋषभ बोल रहा था कि this is a mirror of
इंग्लैंड ऑफ द टाइम, मतलब ये डोवर बीच जो है पोयम, ये इंग्लैंड का एक मिरर है। मतलब इंग्लैंड कैसा है, नहीं है, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, मोरालिटी, कैरेक्टर। सो दिस पोएम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कल्चर, मोरालिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ द टाइम. So this poem is indirectly a mirror about Victorian age of that time. So this poem is written during late Victorian period. So this poem is also reference to the late Victorian age. Next point. This poem is a prophecy. ये पोएम एक प्रोफेसी है. प्रोफेसी मतलब जैसे हैरी पॉटर में था प्रोफेसी कि हैरी मरेगा कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट. सो प्रोफेसी मीन्स अ फ्यूचर प्रेडिक्शन कि आपको 90 मिलेगा. सो predicting future is called prophecy. So Dover Beach is a prophecy about England, or about development of England or failure of England. So this poem is a prophecy about the nation, the country England. एक इससे पहले हम बोले कि ये पोएम विक्टोरियन एज का एक मिरर है, वहाँ के कल्चर, कंट्री, एज सबका एक रेफरेंस, एक मिरर है. Next, I'm saying that this is a mirror of, this is a prophecy of the coming time that England is going to face. जैसे बहुत सारा फेमस फेमस प्रोफेसी है, नॉट और बहुत सारे लोग, बाबा लोग इंडिया में तो प्रोफेसी देते ही रहते हैं, कब कोविड आएगा, कब नहीं आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कोई कोई तो छोटा छोटा बात में भी प्रोफेसी दे देता है. सो दिस इज अ प्रोफेसी. नेक्स्ट, इतना तक पहले एक बार रिवाइज कर ले. हाँ दीप्ति, क्या क्या पॉइंट बोले, एक बार बोलिए तो नाम सबका. हाँ सर, एक है ये पोयम एक अल्यूशन है ग्रीक माइथोलॉजी का. एक है द पोयम एड्रेस किया जा रहा है पोएट की वाइफ को, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंग्लैंड का कंडीशन, डेवलपमेंट, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, कुछ भी सब कुछ लेके. और एक है ये पोयम प्रोफेसी है, मींस फ्यूचर प्रोडिक्शन इंग्लैंड का कि वो कमिंग टाइम में क्या फेस करेगा. वेरी गुड, सही बोले आप. तो थैंक यू. नाउ के प्रोफेसी कौन देता है नॉर्मली? हम बोल रहे प्रोफेसी नॉर्मली कौन देता है, आप चैट में लिखिए. सिंपल सवाल है, कोई सेक्स का तो बात है नहीं. नॉर्मली हु गिव्स प्रोफेसी? प्रोफेसी का राइट देने को हक किसको होता है? एस्ट्रोलॉजर को बोल रहा है. और किसको? देयर आर मेनी साइंटिफिक प्रोफेसीज आल्सो. ओके, सो नॉर्मली, ओके, सो लेट मी, और कोई क्या बोल रहा है? एस्ट्रोलॉजर. और कोई प्रोफेसी कौन देता है? प्रोफेट, मैसेंजर ऑफ गॉड. ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? अरे, okay, so someone is saying anybody can give a prophecy. So let me reframe my question. My question itself was wrong. Not who, but what are the features of a prophecy maker? माने क्या क्वालिटी होना चाहिए कि कोई प्रोफेसी देने लायक बनेगा? माने what are the features that can make you a soothsayer or a astrologer or anybody who can foretell future? There must be some criteria. If not a person, there must be some presence. कि कोई सूटसेयर, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन करने वाला किस बेसिस पे बनेगा? वैसे इंडिया में तो आजकल हर कोई सूटसेयर है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस, दोज हु रियली कैन a good knowledge of what is going to happen in the present and future. जैसे वो देखिएगा, वो जो लोग आपके पापा लोग अगर शेयर मार्केट में वो बिजनेस करते हैं तो सो उसमें भी एक होता है प्रिडिक्शन कि ये बूम होगा, ये फॉल होगा, दिस, मतलब उनका एक एनालिटिकल प्रोफेसी होता है कि आप नेक्स्ट 4 साल में, 2 साल में दिस शेयर मार्केट ऐसे जाएगा, इंडेक्स ऐसे जाएगा. दोस पीपल आर नॉट एट ऑल एस्ट्रोलॉजर, दे आर एनालिस्ट. वो लोग मैथ्स पढ़े हैं और क्या एक तो सब्जेक्ट होता है वो सब पढ़े हैं, एंड दे हैव थ्योरीज बेस्ड ऑन दैट, कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हुआ बेस्ड ऑन दिस 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 कंडीशन, मतलब ये होगा. कि दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ
That is also prophecy. There are scientific prophecies that if this population continues at this rate, then the destruction will come by this time. So there are scientific prophecies, religious prophecies, so on and so forth. So anybody who knows who can predict is, as Tanai is saying, knows things very thoroughly. Present past का बाद में होगा, उसको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि क्या प्रोडक्ट लाने से बिजनेस होगा, बिजनेस में या क्या प्रोडक्ट हटा लेने से प्रॉफिट होगा. So this needs a very thorough mindset of business if you are a business making, prophecy making. So here only a prophet can, or a seer can, or an expert in modern word. Prophet तो हम लोग को नहीं समझ में आता. Expert can only make a prophecy. So here the speaker is an expert about the culture that he is in. Next point is, the prophecy can only be made by a person who is an expert in something. Only an expert can make prophecy. चाहे वो शेयर मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, किस में ही हो, रिलेशनशिप में. सो एन एक्सपर्ट कैन ओनली मेक ए प्रोफेसी. सो एक्सपर्ट knows the present and calculates the present and predict an approximate output of the future. कि आप इसमें लगाइए 4% रिटर्न होगा, तो उसका एक थ्योरी होगा. So here the speaker is predicting or giving a prophecy about England. So that means he's an expert about the condition of England. इसको इंग्लैंड के conditions, culture के बारे में expertise knowledge. So a prophet can only give you future prediction. Similarly, an expert can only give you prophecy about future. ठीक है, एक ये point हुआ. Next, Dover Beach is poem at multiple layers. ये next point है कि Dover Beach is a poem at multiple layers. Now Dover Beach is not just a beach, it is the most historically famous place of England. मतलब जैसे पानीपत इंडिया में, पानीपत नाम हुआ था ना, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत. सो पानीपत एक सिर्फ जगह नहीं है, मतलब पानीपत हैज इट्स ओन historical significance. So Dover Beach, this place is not just a samundar ka kinara romantic atmosphere for lovers. It has a historical connotation. It has a historical interpretation. And what is that? This is the place. Dover Beach is historically very important. And this poem is again history, because Greek mythology to history hai. So Dover Beach has a historical significance, or has many historical significance. एक के डोवर बीच, ये जगह जो है, ये समुद्र के किनारे इंग्लिश चैनल के जो बगल में जो जगह है, ये ऐतिहासिक है. ऐतिहासिक क्यों? डोवर बीच वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर इंग्लैंड डिफीटेड स्पेनिश आर्माडा. कुछ साल पहले का बात, कुछ साल मतलब जब ये पोएम लिखा उससे कुछ साल पहले का बात बोल रहे हैं. इंग्लैंड fought a war against Spain. And that time it was believed that Spain has the best shipbuilding or archery or gun or power. मतलब हम विक्टोरियन एज का बात नहीं बोल रहे, हम पहले इतिहास का बात बोल रहे हैं. हम क्वीन विक्टोरिया के टाइम का बात नहीं बोल रहे, हम टॉकिंग अबाउट क्वीन एलिजाबेथ से थोड़ा मतलब उसी टाइम का. So that time, 200 years before this poem was written, England became very famous from this very place called Dover Beach. यहाँ वो ऐतिहासिक बैटल हुआ था जहाँ इंग्लैंड स्पेन को हराया था. और स्पेन को हराना इज लाइक इंडिया डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट. मतलब एक हवा बना था कि इंडियंस लोग ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकता. मैंने सुना बड़ों से कि इंडियंस लोग ये सोच ही के जाते थे कि ऑस्ट्रेलियंस लोग को नहीं हरा सकते, बट वंस दे डिफीट वंस और ट्वाइस देन द जिंक इज ब्रोकन, वो बोलते ना, फिर वो स्पेल टूट जाता है. So Spain always defeated all countries including England till that point of Spanish Armada. और एक बार स्पेनिश आर्माडा हुआ और इंग्लैंड डिफीटेड स्पेन. ये तो उस तक का है. उसके बाद सिंस देन
क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे, ये विक्टोरियन के टाइम पे। फ्रॉम दीज वेरी प्लेस, मतलब डोवर बीच ये जगह है जहाँ से शिप हैज स्टार्टेड एंड हैज गॉन टू अमेरिका। दे हैव फाउंड अमेरिका फ्रॉम दिस वेरी प्लेस। द शिप यहाँ से सर वाटर लेरी और कोलंबस वो सब, अगर वो डोवर बीच से शिप लेके निकलते नहीं, then they would not we would not have found America. They went and made colony in Africa, Middle East, Egypt, Indian subcontinent, so on and so forth. So ये जगह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यही वो जगह जगह है जहाँ से इंग्लैंड defeated its most ferocious enemy Spain, and England fought so many battles from this place. जैसे हम पानीपत का एग्जांपल दिए कि पानीपत जंग हुआ था, सो मूवी अभी बनता है उस पर। So it is not just a place, it has its own historical significance. तो जैसे साबरमती का आश्रम गुजरात में, so it has its own historical significance. Victoria has its own historical significance. It's not just a lover point जहाँ झाड़ी के पीछे लोग किस कर ले, वहाँ इतिहास है उससे लिंक, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया वो बनाई थी। So history has its own role to play there. So Dover Beach is a historical place because this is the place from where England defeated its most ferocious enemy, Spain, in the Spanish Armada in 1856 side. Sorry, 1568. So, and then England started sending its पहले तो इंग्लैंड भेजता था उन लोगों को, क्या बोलते हैं, पायरेट्स लोग को। फिर पायरेट्स लोग सक्सेस हो क्या आया तो इंग्लैंड स्टार्टेड सेंडिंग इट्स सोल्जर्स विद देम, एंड देन इंग्लैंड स्प्रेड इट्स आर्म्स और लेग्स और व्हाट विंग्स व्हाटएवर यू कॉल इट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यही वो जगह है जहां इंग्लैंड स्टार्ट किया था। मैंने अगर इंग्लैंड को स्टार्टअप बोले फ्लिपकार्ट जैसा, तो उसका पहला कंसाइनमेंट यहीं से शुरू हुआ था, फिर वो दुनिया में रूल करने लगा। रूल इज राइट वर्ड। So this has its historical significance because England started its expansion from these very places and ruled over the whole world. तो वो बोलते हैं ना कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ क्वीन इंग्लैंड सन नेवर यूज्ड टू सेट, मतलब सन जहाँ भी जाते थे इंग्लैंड का रूल होता था, कहीं रात होता ही नहीं था। मतलब इट्स ए मेटाफोरिकल वे ऑफ सेइंग कि इंग्लैंड हैड रूल्ड ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड, कभी अंधेरा होता ही नहीं था। सो ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। Next, this also has an industrial significance. Industrial significance matlab, if you know a bit of history, I mean Indian history I'm talking about. So India से goods raw material जाता था इंग्लैंड से, फिनिश प्रोडक्ट बन के ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई होता था। So it has its own historical significance. It also has its industrial significance कि वहाँ का इंडस्ट्री इसलिए चलता था क्योंकि कॉलोनी से रॉ मटेरियल आके वहाँ पैक्ड होके पूरा दुनिया में वो जाता था। सो वही जगह से वो सब कुछ होता था, जैसे अभी मुंबई है, विशाखापट्टनम है, वैसे ही। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लोग जाने लगे खैर। So this place is famous for transport of finished product and also importing of raw materials from the colonies India. तो ये सब हम इतना क्यों बोल रहे हैं? ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा ना, तो वो लवर लोग का प्यार मोहब्बत नहीं पूछेगा कि ये जो नरेटर आया अपने बिलवेट को क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। अगर कुछ पूछने के लायक होता तो ये सोफोक्लेस का एग्जाम्पल नहीं देता। He would not have said about sea of faith and so on and so forth. तो इसीलिए हम ये सब बोल रहे हैं। तो चलिए थोड़ा पोएम पढ़ा देते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को लगता है कि सर को पोएम पढ़ाना ही नहीं है। चलिए 2-3 लाइन पोएम पढ़ाते हैं। तो इतना तक पॉइंट लिख लीजिए आप, फिर आई लास्ट कैन एंड इट। The sea is calm tonight. So when this narrator and his wife, speaker and his wife, they have gone to that beach, Dover beach. तो जब वहाँ गए हैं तो उन लोगों को दिख रहा है कि समुंदर बहुत ही शांत है। The sea is very calm. So I told you probably this calmness has its own significance. It is not a calmness of normal graveyard calmness. It is a calmness that is a forerunner of the coming disaster. ये सन्नाटा आने वाले बर्बादी तूफान का एक मैसेंजर है। ऐसे बोलते हैं ना, तूफान आने के पहले एक बहुत सन्नाटा सा हो जाता है।
So here that calmness of the sea is a forerunner of the coming disaster that England is going to face. So the first line in simple term means समुंदर बहुत शांत है आज, but at a deeper level it means that sea is calm because it is going to experience a storm, a disaster, a downfall, a fallback, something of that kind. Okay, next line. The tide is full and the moon lies upon the strait. The tide is full मतलब ये है tide, मतलब tide जो है complete हो चुका है, इसको बोलते हैं tide is full, मतलब tide has gone full circle. So here poet is talking about a very deep philosophical concept that the tide when it completes it means कि हिस्ट्री इज गोइंग टू चेंज. मैंने टाइड अगर ऐसे ऊपर तक आ गया फुल मतलब अल्टीमेट पॉइंट पे चला गया है तो अब तो नीचे ही जाएगा ना, और कोई रास्ता ही कहाँ है. मैंने टाइड हैज गॉन अप, so what choice it has but to downfall. So the tide has been full means the tide is now complete, so it has to come down. So why is poet and what is poet talking about tide? Poet is talking about tide and he is also talking about many things including England. Poet is saying कि जब भी कोई चीज टॉप मोस्ट पोर्शन तक जाता है उसके बाद उसका डाउनफॉल होता है. ये नाइट डे की तरह है, ये मेल फीमेल की तरह है, ये यंग यंग यिंग यांग की तरह है, या ये हिंदू माइथोलॉजी में बोले तो शिव और पार्वती की तरह, ये होगा तो ये होना ही है, या अर्धनारेश्वर की तरह, कुछ भी, वन इज अ पार्ट विद द अदर. So the tide has gone full, so it has to fall down. So here he is talking about the general psychic of life, and specific, to be more precise, he is talking about the English history, that England has ruled all over the world and it has gone to its zenith in terms of industry, in terms of finance, in terms of religion, in terms of expansion, colony. Now it has to go to have a downfall. It has got to have a downfall. And so true this line is, so true this line is. And this poem was written few years before Queen Elizabeth died. So Queen Victoria died. And within few years, just within 50 years, this tide actually came down. मतलब this England, यही वो England है which used to rule in Africa, the part of Middle East, Indian subcontinent, and many other part of Australia. And within 50 years, from all the places, England was no more having a colony over them. मतलब जो कंट्री दुनिया के अक्सर मुल्कों पे रूल करता था, ये ठीक इस लाइन लिखने के 50 साल बाद तक ये टाइड सच में फुल हुआ और सच में इंग्लैंड लॉस्ट इट्स ग्लोरी, इट्स पोजीशन, its financial success within 50 years. This poem was written and then within few years Queen Elizabeth died in 1901. This poem is written 30 years, 35 years before that. उसके बाद विक्टोरिया मर गई, एलिजाबेथ नहीं, सॉरी विक्टोरिया, इस पोएम में कहीं भी एलिजाबेथ नहीं है, विक्टोरिया विक्टोरिया विक्टोरिया, हाँ, एलिजाबेथ तो हम सिर्फ स्पेनिश आर्माडा बोल रहे थे. So Queen Victoria died in 1901 and we got independence in 1947. कुछ साल में अफ्रीका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, फिर सब कंट्री इंडिपेंडेंस हो गया और इंग्लैंड जो कि पूरा दुनिया पे रूल कर रहा था उसका सब पावरफुल हो गया. So the tide full refers to the tide which was so powerful has gone down, thereby signifying that England has gone up in terms of finance, money and everything. Now it has to go down. ये पहला लाइन का मतलब है समुद्र बहुत शांत है और टाइड फुल है. So I told you the sea calm is a description of the romantic atmosphere, and it is also talking about the impending, the coming, the foreboding disaster that England is going to face. Next, the tide has gone full is the symbolic representation of England, which has gone to its zenith. Now, when you go to the zenith, then you come down to the nadir, N-A-D-I-R. So that's the flow of life, up and down. That's the fabric of design of this life. The moon lies on the strait. So moon जो है
अब जो है इंग्लैंड से चला गया है और अभी स्ट्रेट में हो गया है। स्ट्रेट मतलब होता है द प्लेस बिटवीन टू लैंड, मतलब मूनलाइट जो है अब इंग्लैंड से दूर होके पानी जो है बीच में वहां पे है, स्ट्रेट मतलब द वाटर बिटवीन टू लैंड। और फिर धीरे धीरे द फ्रेंच कोस्ट से लाइट चला गया, नहीं फ्रेंच कोस्ट तो बाद में जाएंगे, पहले द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट, द मून लाइट इज फॉलिंग वेरी ब्राइटली अपॉन द स्ट्रेट। जैसे पाक स्ट्रेट है ना, हम लोग के इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पानी है उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रीट नहीं, स्ट्रेट, STRAGST, so it's a water between two land. So the moonlight is no more falling upon England, it is falling in the strait. So at a very superficial level, it would mean that moonlight is not falling on England. Khatam kahani. It is, of course, a right interpretation. But the other interpretation is that the moonlight is a symbol of grace. It's a symbol of blessing. It's a symbol of benediction. It's a symbol of भगवान का छरो छाया, वो छाया अब इन लोग से दूर हो चुका है। So this moonlight which is no more falling on England but is falling on the water is signifying that the blessing of God is no more the blessing of God is no more with England. It has gone to it is going away to the water and then it is going to some other country. एक मिनट भाई, इससे